सुप्रभात मित्रों, स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं मनोज सर आज फिर आप लोगों के समक्ष एक नए प्रकरण के साथ उपस्थित हुआ हूं। तो नए प्रकरण को शुरू करने से पहले थोड़ी सी चर्चा इस बात पे कर लेंगे कि हम लोगों का पिछला प्रकरण कहां तक हुआ था, उसके बारे में कुछ सामान्य सी चर्चा कर लेने के बाद हम लोग फिर आते हैं आज के टॉपिक पर। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि अभी तक स्वर और व्यंजन की संख्याओं से संबंधित चीज़ें बताकर तथा उसमें से कुछ चीज़ें जो कि अंतिम रूप से हमारा यहाँ तक समाप्त हुआ था कि भाषा के कौशल कहाँ तक होते हैं, मतलब कौन कौन से थे। तो वहाँ तक हमारा क्लास पिछला हुआ था। तो आज की क्लास में हम देखते हैं कि किस प्रकार से स्वर और व्यंजन के वर्गों का वर्गीकरण किया जाता है। तो आइए हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि स्वरों का वर्गीकरण। आज हम लोगों का क्लास यहीं से शुरू होगा कि स्वरों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है या कितने भागों में किया जाता है। तो आइए देखते हैं स्वर का वर्गीकरण। तो हम स्वर के वर्गीकरण में देखते हैं कि स्वर का वर्गीकरण 5 भेदों में किया जाता है, अर्थात स्वर को 5 भेद में वर्गीकृत किया गया है। वो 5 भेद कौन कौन से होते हैं ये देखते हैं। उन 5 भेदों को अगर हम देखेंगे, पहला हमारा होगा उच्चारण अवधि के आधार पर। किसके आधार पर? पहला हमारा होगा उच्चारण अवधि के आधार पर। उच्चारण अवधि के आधार पर। दूसरा हमारा हो जाएगा ओष्ठाकृति के आधार पर। किसके आधार पर? ओष्ठाकृति के आधार पर। आपका दूसरा हो जाएगा ओष्ठाकृति के आधार पर। तीसरा आपका हो जाएगा जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर। किसके आधार पर? जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर। क्रियाशीलता के आधार पर। और चौथा आपका हो जाएगा मुखाकृति के आधार पर। किसके आधार पर? मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर। और पांचवा और सबसे अंतिम आपका हो जाएगा नासिका के आधार पर। किसके आधार पर? नासिका के आधार पर। नासिका के आधार पर। तो ये जो देख रहे हैं यह स्वरों का वर्गीकरण है जो 5 भेदों में किया गया है। 5 भेदों में जो किया गया है इसमें आपका पहला है उच्चारण अवधि के आधार पर। पहला है उच्चारण अवधि के आधार पर। दूसरा आपका होता है ओष्ठाकृति के आधार पर। और तीसरा आपका होता है जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर। और चौथा होता है मुखाकृति के आधार पर। और पांचवा आपका होता है नासिका के आधार पर। ये जो आपको 5 भेद बताए गए हैं ये स्वरों के वर्गीकरण के भेद है, यानी कि स्वरों को इन्हीं 5 भेदों में वर्गीकृत किया गया है। अब आइए एक एक का अलग अलग से देखते हैं। जैसे हम देखते हैं कि स्वरों का वर्गीकरण में जो पहला है उच्चारण अवधि के आधार पर। उच्चारण अवधि के आधार पर यानी कि जिस भी स्वर वर्ग का उच्चारण करने में हमें उसमें कितना समय लगता है उसके आधार पर जिसका वर्गीकरण किया गया है उसको क्या कहते हैं? उच्चारण अवधि के आधार पर। और दूसरा आपका है ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठाकृति के आधार पर यानी कि जिन स्वरों का उच्चारण करने में हमारी ओठ की आकृतियों के आधार पर वर्गीकरण किया जाए वह ओष्ठाकृति के आधार पर होता है। और तीसरा है आपका जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर। जिह्वा यानी कि जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर, यानी कि जब हम उन स्वर का उच्चारण करते हैं
तो हमारी जिह्वा किस प्रकार से क्रियाशील होती है उसके आधार पर तीसरा वर्गीकरण किया गया है। और चौथा जो है मुखाकृति के आधार पर, इसको आप लोग तालु के आधार पर भी कह सकते हैं कि किस प्रकार से उसमें मुख की आकृति होती है या तालु की किस प्रकार से जिह्वा का स्पर्श होता है उसके अनुसार, ये आपका मुखाकृति के आधार पर। और आपका पांचवा शब्द है नासिका के आधार पर, यानी कि किस प्रकार से हम नासिका के आधार पर, यानी कि उन वर्णों का उच्चारण नासिका के आधार पर होता है, उसे नासिका के आधार पर उन वर्गों का वर्गीकरण किया गया है। तो आइए एक एक करके अलग से देखते हैं कि किस प्रकार से इसका उच्चारण अलग अलग किया जाता है। तो आइए देखते हैं वर्गीकरण में हम देखते हैं पहला क्या था, उच्चारण अवधि के आधार पर। तो स्वरों का जो वर्गीकरण किया गया था वह कितने भागों में किया गया था, 5 भागों में, जो अभी अभी बताया गया। तो 5 भागों में पहला भाग जो आपका है वह क्या है, उच्चारण अवधि के आधार पर। अब उच्चारण अवधि के आधार पर आप देखेंगे तो किस प्रकार से या कितने भागों में उच्चारण अवधि के आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण किया गया है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ जो अवधि शब्द दिया गया है। अवधि शब्द प्रायः कभी कभी बोलने में लोग इसको अवधि को अवधि भी बोल देते हैं, जबकि दोनों में अंतर है। ये अवधि शब्द जो है ये ध में लघु ई का प्रयोग होता है, और ये जो अवधि शब्द है इसमें ध में दीर्घ ई का प्रयोग किया जाता है। यह एक भाषा की तरफ इशारा करता है, जबकि यह समय की तरफ इशारा करता है। अर्थात जहाँ ध में छोटी ई लग के आए उस अवधि को हम समय के एवज में गिनेंगे, और जहाँ ध पे बड़ी यानी दीर्घ ई मात्रा का प्रयोग हो उसको हम भाषा के रूप में जानेंगे। तो इन दोनों में ये अंतर है। तो आइए अब समझते हैं आगे। यहाँ जो दिया गया है उच्चारण अवधि के आधार पर 2 भेद किए गए हैं, वह 2 भेद कौन कौन से हैं देखते हैं। उसमें पहला आपका हो जाएगा लघु स्वर। चूँकि हम लोग स्वरों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, स्वरों के वर्गीकरण में पहला है उच्चारण अवधि के आधार पर, इसके भी 2 भेद हैं। 2 भेद में पहला आपका आता है लघु स्वर। लघु स्वर, देखिए लघु स्वर उसे कहते हैं जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करने में कम समय लगता हो, या कह लीजिए कि एक मात्रा का समय लगता हो, उसे क्या कहते हैं, लघु स्वर। फिर से समझिए, जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करने में कम समय लगता हो या एक मात्रा का समय लगता हो उसे क्या कहते हैं, लघु स्वर। तो आइए परिभाषा को लिख लेते हैं। जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करने में कम समय लगता हो अथवा एक मात्रा का समय लगता हो, एक मात्रा का समय लगता हो, एक मात्रा का समय लगता हो, उसे लघु स्वर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, लघु स्वर कहते हैं। जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करने में कम समय लगता हो या एक मात्रा का समय लगता हो उसे क्या कहते हैं, लघु स्वर कहते हैं। अब ये लघु स्वर होते कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। जैसे में हम लोग देखते हैं, लघु स्वर में आपका आता है अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री।
ये जो 4 वर्ण हैं ये आपके लघु स्वर के अंतर्गत आते हैं। इनका उच्चारण आप करके देखेंगे तो इनमें समय कम लगता है और इनकी एक मात्रा ही होती है, अर्थात परिभाषा के अनुसार इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो परिभाषा बिल्कुल इन वर्णों पर सटीक बैठती है। जैसे परिभाषा में है कि जिन वर्णों का उच्चारण करने में कम समय लगता है या एक मात्रा का समय लगता है उसे क्या कहते हैं, लघु स्वर। अब लघु स्वर होते कौन कौन से हैं, ये आपके 4 वर्ण हैं, अ, लघु ई, दीर्घ ई और री। ये आपके 4 वर्ण होते हैं और ये चारों वर्ण किस प्रकार से होते हैं, इनका और एक क्या नाम है वो भी बता दिया जा रहा है। जैसे कि ये जो लघु वर्ण हैं, 4 लघु वर्ण हैं, अ, ई, उ और री। ये जो चारों वर्ण हैं ये लघु स्वर के अंतर्गत आते हैं। इनका और भी नाम होता है, इन्हें मूल स्वर के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, मूल स्वर के नाम से भी और ह्रस्व स्वर के नाम से भी तथा एक मात्रिक स्वर के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि विशेष में आप लोगों के यहाँ लिखा गया है कि इन्हें मूल स्वर, ह्रस्व स्वर तथा एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। यही अभी बताया गया कि इन्हें मूल स्वर, ह्रस्व स्वर और एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से इनको मूल स्वर कहा जाता है। मूल स्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यही जो वर्ण हैं ये मूल स्वर हैं। आइए देखते हैं, ये जो आप री देख रहे हैं ये री संस्कृत का स्वर है। अगर री से जुड़ा कोई भी शब्द प्रयोग होता है हिंदी में तो वह तत्सम होगा या कह लीजिए कि संस्कृत का शब्द होगा। और अगर हम हिंदी में री का प्रयोग करते हैं तो र पे इस प्रकार से मात्रा लगा के री का उच्चारण करते हैं। लेकिन जब इस प्रकार से मात्रा लगी हुई कोई भी शब्द आता है तो हम यह मान लेते हैं कि वह संस्कृत का वर्ण है या तत्सम का वर्ण है। तो आइए देखते हैं कि इन्हें मूल स्वर क्यों कहा जाता है। री भी होता है लेकिन री संस्कृत का वर्ण है, इसलिए हम देखते हैं केवल इन 3 वर्णों को कि किस प्रकार से ये मूल स्वर कहे जाते हैं। मूल स्वर इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि अभी इसके बाद के जो और स्वर वर्ण हैं वो इन्हीं के प्रयोग से बनते हैं। जैसे अ में प्रयोग होके क्या बनेगा, इस तरह से हम समझ लेते हैं। जैसे देखिए अ, ई और उ, ये हमारे स्वर वर्ण हैं। इन स्वर वर्णों को हम देखते हैं किस प्रकार से मूल स्वर कहे जाते हैं। तो यदि हम अ और अ को मिलाते हैं तो हमारा बन जाता है आ। फिर ई और ई को मिलाते हैं तो हमारा बन जाता है दीर्घ ई। फिर उ और उ को मिलाते हैं तो हमारा बन जाता है दीर्घ उ। यानी कि स्पष्ट हुआ कि इन्हें मूल स्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हीं शब्दों से ये जो स्वर वर्ण बने हैं ये स्वर वर्ण इन्हीं के सहयोग से बने हैं। यानी कि ये और किसी का सहारा नहीं लिए हैं, सिर्फ अपने प्रयोग से ही और स्वर वर्णों का निर्माण किए हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे देखिए अभी यहाँ तक हुआ, अभी अ और ई मिलकर ए बनेगा, अ और उ मिलकर ओ बनेगा और अ और ए मिलकर अय बनेगा, अ और ओ मिलकर औ बनेगा। तो ये जो हैं ए, अय, ओ, औ, 4 स्वर वर्ण हमारे यहाँ हो गए और 3 स्वर वर्ण यहाँ हो गए 7 और 3 हमारे मूल स्वर हैं 10। एक री है जो संस्कृत का 11। यानी कि स्वर वर्णों की जो 11 संख्या होती है उसमें ये 3 स्वर जो होते हैं वह मूल स्वर के नाम से जाने जाते हैं। री चूंकि संस्कृत का स्वर है इसलिए वह भी इसमें ही गिना जाता है, इसलिए इन्हें मूल स्वर कहते हैं। अब ह्रस्व स्वर क्यों कहते हैं,
ह्रस्व मतलब कम, अर्थात जिसको बोलने में या जिसका उच्चारण करने में कम समय लगता हो उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। और एक मात्रिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इन सभी स्वर वर्णों में जो स्वर वर्ण हैं लघु के, उनका उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता है और उस पर एक मात्रा ही गिनी जाती है, इसलिए इसको एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। आए यहाँ तक? आइए देखते हैं अब आगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? आइए चलते हैं आगे। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा प्रकार। जैसा कि स्वरों के वर्गीकरण में जो 5 भेद बताए गए थे, उसमें आपका दूसरा प्रकार आता है ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठाकृति के आधार पर इसकी परिभाषा ये होती है कि जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करने में हमारे ओठ की आकृतियों के अनुसार उनका वर्गीकरण हो, उसे ओष्ठाकृति के आधार पर कहते हैं। जैसे देखिए, यहां देखिए जैसे लिखा है ओष्ठाकृति। ओष्ठाकृति के आधार पर, यानी कि अगर इस शब्द को हम तोड़ते हैं तो ओष्ठ और आकृति आएगा। ओष्ठ और आकृति, आकृति मतलब होता है बनावट या आकार, एक तरह से कह लीजिए। यानी कि जिन स्वर वर्णों का उच्चारण हमारी ओठ की बनावट के अनुसार, यानी कि जिस प्रकार से वर्णों का उच्चारण करने में हमारी ओठ के बनावट जिस प्रकार से होते हैं, उसको हम ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों को कहते हैं। इसको भी कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। वो 2 भाग कौन कौन से हैं? आइए देखते हैं। वो 2 भाग आपके होते हैं, पहला आपका हो जाएगा वृत्ताकार। पहला कौन सा हो जाएगा? वृत्ताकार। दूसरा आपका हो जाएगा अवृत्ताकार। हम लोग देखते हैं अभी लघु स्वर जो हुआ, लघु स्वर में दूसरा भेद था। लघु स्वर में दूसरा भेद था। पहला तो आपका पहला लघु स्वर था और दूसरा भेद आपका दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर था। तो दीर्घ स्वर हम देखते हैं। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर ऐसे स्वर वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करने में स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी कि उच्चारण अवधि के आधार पर जो 2 भेद हैं, उसमें पहला आपका लघु था, दूसरा दीर्घ। दीर्घ स्वर उन स्वर वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण करने में स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगे, या कह लीजिए कि 2 गुना समय लगे, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। तो दीर्घ स्वर में आपका आता है, दीर्घ स्वर में आपका आ जाएगा कौन कौन सा? देखिए, दीर्घ स्वर में आपका आ जाएगा आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, आए, ओ, आओ। ये जो हमारे वर्ण हैं, ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो दीर्घ स्वर की परिभाषा ये होती है कि जिन वर्णों का उच्चारण करने में स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगे या 2 गुना समय लगे, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। तो दीर्घ स्वर में हमारे ये वर्ण आ जाते हैं, और इन वर्णों का यदि आप उच्चारण करेंगे तो देखेंगे कि इन वर्णों का उच्चारण करने में स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है। जैसे हम स्वर वर्ण का उच्चारण करें अ, तो इसमें कम समय लगा। अगर वहीं दीर्घ वर्ण का उच्चारण करेंगे आ, तो ऐसा लग रहा है कि इसमें उसकी अपेक्षा 2 गुना समय लग रहा है। ठीक उसी प्रकार से यदि हम लघु ई बोलते हैं तो जल्दी हो जाता है, और दीर्घ ई बोलना हुआ जैसे ई, तो हमारा ये उससे अधिक समय लेता है। ठीक उसी प्रकार से इन वर्णों में भी अधिक समय या स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है। इसलिए इन वर्णों को
दीर्घ स्वर कहते हैं। अब दीर्घ स्वर में देखिए यहां तक जो वर्ण हुए ये किसके अंतर्गत आते हैं? दीर्घ स्वर के अंतर्गत। यहां तक आया समझ में? आइए देखते हैं अब आगे। आगे हम लोग देखते हैं कि जो स्वरों के वर्गीकरण में दूसरा प्रकार था वो दूसरा प्रकार है ओष्ठाकृत के आधार पर। किसके आधार पर? ओष्ठाकृत के आधार पर। तो ओष्ठाकृत के आधार पर हम लोग देखते हैं कि जिन स्वर वर्णों का उच्चारण हमारी ओठ की आकृतियों के अनुसार हो, यानी कहने का अर्थ यह हुआ कि जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे ओठ के तरीके में या ओठ की आकृति या बनावट में जिस प्रकार का अंतर आता है उसके आधार पर जिन वर्णों का उच्चारण होता है उसे क्या कहते हैं? ओष्ठाकृत के आधार पर। तो इसके आधार पर वर्णों को भी दो भागों में बांटा गया है, स्वर वर्णों के दो भागों में बांटा गया है। उसमें आपका पहला हो जाता है वृत्ताकार स्वर। क्या हो जाता है? वृत्ताकार स्वर। अब वृत्ताकार स्वर जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, वृत्ताकार यानी कि वृत्त के आकार का। इसको ऐसे समझ लेते हैं कि जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करने में हमारे ओठ वृत्त के समान गोल हो जाएं उसे वृत्ताकार स्वर कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं परिभाषा। जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करने में हमारे होठ वृत्त के समान गोल हो जाएं, वृत्त के समान गोल हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं, वृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। वृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। परिभाषा फिर से देख लीजिए। जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करने में हमारे होठ वृत्त के समान गोल हो जाते हैं वृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। यानी कि जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करने में हमारे होठ वृत्त के समान गोल होते हों उन्हें वृत्ताकार स्वर कहते हैं। अब इसके अंतर्गत आते कौन कौन से वर्ण हैं, जैसे देख लीजिए, उच्चारण करके देखिए। जैसे हम देखते हैं उच्चारण करके, जैसे हम बोले अ में हमारा होठ गोल हुआ नहीं, आ में भी नहीं, ई में भी नहीं, ऊ। जब हम ऊ बोलते हैं तो हमारा होठ क्या होता है? वृत्त के समान गोल हो जाता है, तो हम ऊ ले लेते हैं। इसके बाद फिर बड़ा ऊ यानी कि दीर्घ ऊ, इसमें भी हमारा होठ क्या हो रहा है? गोल हो रहा है, तो हम इसको भी ले लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं री बोलने पर भी हमारा होठ गोल नहीं हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं ए बोलने में भी हमारा होठ गोल नहीं हो रहा है। इसके बाद ऐ बोलने में भी गोल नहीं हो रहा है। अब बोलते हैं ओ जब भी हम बोलते हैं तो हमारा होठ क्या हो जाता है? गोल हो जाता है। तो यह भी ओ वर्ण भी इसके अंतर्गत आता है। अब इसके बाद बचता है हमारा औ जब हम बोलते हैं तब भी हमारा होठ गोल हो जाता है, तो औ भी इस वर्ण के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये जो हमारे चार वर्ण हैं, ये चार वर्ण वृत्ताकार स्वर के अंतर्गत आते हैं। यानी कि ओष्ठाकृत जो दूसरा भाग है उसके अंतर्गत पहला जो है वो वृत्ताकार स्वर है, उसके अंतर्गत हमारे ये चार वर्ण आते हैं। कौन कौन से? ऊ, ओ और औ। यानी कि जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करने में हमारे होठ
वृत्त के समान या वृत्त के आकार के गोल हो जाएं उन्हें हम वृत्ताकार स्वर कहते हैं। इन वृत्ताकार स्वर वर्णों में ये 4 वर्ण हमारे आते हैं। आए यहाँ तक? आइए देखते हैं अगला। दूसरा आपका हो जाएगा अवृत्ताकार स्वर। क्या हो जाएगा दूसरा? अवृत्ताकार स्वर। अवृत्ताकार स्वर, इसके अंतर्गत हम देखते हैं जैसे अ मतलब होता है नहीं, वृत्ताकार मतलब वृत्त के आकार का, यानी कि जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करने में हमारे ओठ वृत्त के समान गोल न हो अर्थात फैले रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अवृत्ताकार स्वर। तो अवृत्ताकार स्वर देख लेते हैं। जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करने में हमारे होठ वृत्त के समान गोल न हो उन्हें अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। देखिए परिभाषा, जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करने में, जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करने में हमारे होठ वृत्त के समान गोल न होकर, वृत्त के समान गोल न होकर, वृत्त के समान गोल न होकर फैले रहते हैं, अवृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। अवृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। अवृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करने में हमारे होठ वृत्त के समान गोल न होकर फैले रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अवृत्ताकार स्वर। अब अवृत्ताकार स्वर के अंतर्गत वर्ण कौन कौन से आते हैं देख लेते हैं। जैसे में देखते हैं, हम लोग उच्चारण करके देखते हैं। अ बोलते हैं हमारा होठ गोल हुआ नहीं हो रहा है, तो इसके अंतर्गत आएगा अ। अब देखते हैं हम लघु ई बोलते हैं, आ बोलते हैं, आ भी होठ गोल नहीं हो रहा है इसलिए यह वर्ड भी आ जाएगा। इसके बाद ई बोलने पर भी हमारा होठ गोल नहीं हो रहा है। इसके बाद दीर्घ ई, इसमें भी गोल नहीं हो रहा है। और फिर हम उच्चारण करते हैं री का। किसका उच्चारण करते हैं? री का। तो री के उच्चारण में भी हमारा होठ गोल नहीं हो रहा है। इसके बाद हम उच्चारण करते हैं ऊ में हमारा होठ क्या हो जा रहा है? गोल हो जा रहा है। लघु ऊ और दीर्घ ऊ दोनों में गोल हो रहा है, इसलिए इसका उच्चारण अवृत्ताकार में नहीं होगा, इसका उच्चारण वृत्ताकार में होगा। इसके बाद आते हैं ए में भी हमारा अवृत्ताकार होगा क्योंकि इसमें भी हमारा होठ गोल नहीं हो रहा है। और इसके बाद ऐ। अब इसके बाद देखते हैं ओ बोलने पर हमारा होठ गोल हो जा रहा है और औ भी बोलने पर हमारा होठ गोल हो जा रहा है। तो ये जो वर्ण हैं ये अवृत्ताकार स्वर के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? अवृत्ताकार स्वर के अंतर्गत। तो अवृत्ताकार स्वर के अंतर्गत आते हैं ये वर्ण। तो अवृत्ताकार स्वर यानी कि जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करने में हमारे होठ वृत्त के समान गोल न होकर फैले रहते हैं। जैसे इन वर्णों का उच्चारण करने में हमारे होठ गोल नहीं हो रहे हैं बल्कि कुछ वर्णों में फैले रहे हैं या कुछ वर्णों में गोल नहीं हो रहे हैं, तो ये सब वर्ण किसके अंतर्गत आ जाते हैं? वृत्ताकार स्वर के अंतर्गत, अवृत्ताकार स्वर के अंतर्गत। तो यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए आइए देखते हैं आगे। अगला देखते हैं हम जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर, यानी कि जो शुरू में बताया गया था स्वरों का वर्गीकरण 5 भागों में किया गया था,
वो 5 भागों में तीसरा आपका आ जाता है कि जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर। ये जिह्वा की क्रियाशीलता, जैसा कि नाम से ये जिह्वा का अर्थ होता है जीभ अर्थात जुबान जिससे हम बोलते हैं, उसकी क्रियाशीलता के आधार पर, यानी कि हमारी जिह्वा किस प्रकार से स्वर वर्णों का उच्चारण करने में क्रियाशील रहती है, उसके आधार पर जिन वर्णों का उच्चारण होता है उसे जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर कहते हैं। तो जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर जो स्वर वर्णों का उच्चारण होता है उसको भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। वो 3 भाग कौन कौन से होते हैं, आइए देख लेते हैं। पहला होता है अग्रभाग, दूसरा आपका होता है मध्य भाग, दूसरा होता है मध्य भाग, तीसरा आपका होता है पश्च भाग, तीसरा आपका हो जाता है पश्च भाग। तो जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर को 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग आपके होते हैं अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। तो आइए समझ लेते हैं इन सबको कि ये सब किस प्रकार से होते हैं। अग्रभाग यानी कि जिह्वा का सबसे अगला भाग, जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करने में हमारी जिह्वा का सबसे अगला भाग क्रियाशील होता है उसे अग्रभाग कहते हैं, और जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करने में हमारी जिह्वा का मध्य भाग क्रियाशील होता है उसे मध्य भाग कहते हैं, और जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करने में हमारी जिह्वा का सबसे अंतिम भाग यानी कि सबसे पीछे का भाग क्रियाशील होता है उसे पश्च भाग कहते हैं। तो इन सब वर्णों के अंतर्गत या इन सब भागों के अंतर्गत स्वर के कौन कौन से वर्ण आते हैं, आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इन सब चीज़ों को समझने में एक कन्फ्यूजन हो जाती है कि कौन सा वर्ण किसके अंतर्गत आता है। तो इसको हम बड़ी आसानी से समझाएंगे कि किस प्रकार से हम इन वर्णों को सेट करेंगे या जान जाएंगे, फिर हमसे कभी भूल नहीं होगी। तो आइए उसी चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हम मध्य भाग को समझते हैं। मध्य भाग यानी कि जिस स्वर वर्ण का उच्चारण करने में हमारी जिह्वा का मध्य भाग क्रियाशील होता है वह मध्य भाग के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत सिर्फ एक ही वर्ण आता है और वह वर्ण होता है अ। यदि हम अ वर्ण का उच्चारण करेंगे तो अ वर्ण का उच्चारण करते समय हम देखेंगे कि हमारी जिह्वा का सबसे मध्य भाग ही क्रियाशील होता है, न तो अग्रभाग क्रियाशील होता है और न ही पश्च भाग क्रियाशील होता है। तो क्रियाशील कौन सा भाग होता है, मध्य भाग। तो मध्य भाग के अंतर्गत सिर्फ एक ही वर्ण आता है, वह क्या होता है, अ वर्ण मध्य भाग के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद हम देखेंगे अग्रभाग। अग्रभाग के अंतर्गत हम देखते हैं कि कौन सा वर्ण आएगा। तो अग्रभाग में हम देखते हैं कि अग्रभाग यह होता है कि जिन स्वर वर्ण का उच्चारण करने में हमारी जिह्वा का अगला भाग क्रियाशील होता है वह अग्रभाग के अंतर्गत आता है। तो अग्रभाग के अंतर्गत हम देखेंगे तो जैसे ई का उच्चारण करते हैं, ई, फिर दीर्घ ई, और जहाँ ई आता है वहीं री भी आता है, इसलिए री भी इसी में आ जाएगा। और फिर आपका आ जाता है ए और ऐ। ये जो हमारे वर्ण हैं ये अग्रभाग के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले हम मध्य भाग को जानते हैं कि मध्य भाग के अंतर्गत सिर्फ एक वर्ण आता है, और इसके बाद हम अग्रभाग जो कि पहला भाग है उसको देखते हैं। उसके अंतर्गत हमारे ये वर्ण आ जाते हैं, और सबसे लास्ट में अब बचा है भाग कौन सा, तीसरा। तो तीसरा भाग यानी कि पश्च भाग। तो हम पश्च भाग को जानने के लिए, पश्च जो कि तीसरा भाग है, तो इस तीसरे भाग में कौन कौन से वर्ण आएंगे, वो वर्ण आएंगे जिनका निर्माण 3 से होता है। 3 से का मतलब समझिए, जैसे 3 ऐसे लिखा जाता है, तो इस प्रकार से बने जितने भी वर्ण होंगे वह सब किस में आएंगे, तीसरे भाग में यानी कि पश्च भाग में। जैसे कि इससे बनेगा आपका आ बनता है,
आपका उ बनता है, दीर्घ उ बनता है, ओ बनता है और औ बनता है। तो यहाँ आप लोग देखेंगे कि ये जो वर्ण हैं इसको अगर हम देखें तो ये सभी 3 से बने हुए हैं। एक तरह से पहचान के लिए देखना चाहें तो ये सभी वर्ण 3 से बने हुए हैं। हालांकि 3 से तो अ भी बना हुआ है, लेकिन इसीलिए इसको हमने सबसे पहले समझा दिया कि मध्य भाग में केवल अ आता है, इसलिए अ को निकाल दिया गया। अब यहाँ जो वर्ण बचता है वह 3 से बने हुए जितने भी वर्ण होते हैं वह किसके अंतर्गत आते हैं? पश्च भाग के अंतर्गत। तो पश्च भाग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं फिर से देख लीजिए। आपका आ आता है, लघु उ आता है, दीर्घ उ आता है और आपका आ जाएगा ओ, जो कि 3 से ये भी बनता है, और आपका आ जाएगा औ। ये जो हमारे वर्ण हो गए, यानी कि 5 वर्ण इसमें और 5 वर्ण इसमें 10, एक वर्ण ये 11। और आप जानते हैं स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 11। तो ये जो हमारे 11 स्वर वर्ण हैं ये किस प्रकार से जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर अलग अलग विभाजित किए गए हैं, जिसमें से अग्रभाग के अंतर्गत आपका लघु ई, दीर्घ ई, री और ए और अय ये वर्ण आते हैं, और मध्य भाग के अंतर्गत आपका अ वर्ण आता है, और पश्च भाग के अंतर्गत आपका आ, यानी कि 3 से बनने वाले सभी वर्ण आते हैं। वो वर्ण कौन से हैं? आ, लघु उ, दीर्घ उ, ओ और अ। तो यहां तक हुआ क्लियर? तो चलिए हम देखते हैं कि अभी आज तक की क्लास में जो कुछ भी हुआ एक बार सरसरी नज़र में उस पर चर्चा कर लेते हैं। कि आज का क्लास हमारा शुरू हुआ था स्वरों के वर्गीकरण से, जिसको कि 5 भागों में विभाजित किया गया था, या स्वरों को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया था। जिसमें आपका पहला था उच्चारण अवधि के आधार पर, दूसरा ओष्ठाकृत के आधार पर, तीसरा जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर, और चौथा आपका था मुखाकृत के आधार पर, और पांचवा आपका था नासिका के आधार पर। तो आज हम लोग क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, और आगे जब भी चर्चा करेंगे थोड़ी इसकी चर्चा करके फिर अगले क्लास की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।